5 राज्यों में चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। चुनावी घोषणा पत्रों में सभी पार्टियां वोटरों को यही सपना दिखा रही हैं कि वो जीतो तो समझो सरकारी खजाने में पैसा बरसेगा और लोगों के घर में सब्सिडी और फ्री की सौगातें आएंगी। जबकि राज्यों की आर्थिक हालात क्या है ये सभी पार्टियों को मालूम है। यूपी पर जितना कर्ज है वो राज्य की कुल जीडीपी का 30% है। पंजाब पर 31% और गोवा पर भी 29% से ज्यादा कर्ज है। इसके बावजूद इन सभी राज्यों में फ्री और सब्सिडी वाले तोहफे देने के चुनावी वादे किए जा रहे हैं। आज पंजाब में शिरोमणि अकाली दल ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया कि किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा और सबको हर महीने 50 रुपए में 5 किलो चीनी और 50 रुपए में 2 किलो घी दिया जाएगा। इससे पहले यूपी में अखिलेश यादव ने घोषणा पत्र जारी किया था जिसमें छात्रों को फ्री में स्मार्टफोन, 1 करोड़ लोगों को रोजगार और महीने की समाजवादी पेंशन, गरीब महिलाओं को फ्री प्रेशर कुकर और प्राइमरी स्कूल के बच्चों को हर महीने 1 किलो घी और 1 किलो मिल्क पाउडर फ्री देने का वादा किया था। चुनावी घोषणा पत्र के नाम पर वोटरों की मुफ्त सौगातों की लालच देने में कोई पीछे नहीं है। कांग्रेस ने पंजाब में नौजवानों को फ्री स्मार्टफोन बांटने का वादा कर रखा है तो पंजाब में बीजेपी सब्सिडी वाली घी चीनी स्कीम लाने की बात कर रही है। गोवा में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली वाला दांव आजमाया, यानी सत्ता में आई तो बिजली के दाम आधे और पीने का पानी फ्री और वाईफाई भी फ्री। हैरानी वाली बात यह है कि कोई पार्टी ये नहीं बता रही कि सब्सिडी की चुनावी राजनीति से देश प्रदेश की जनता का भला कितना और कितने दिन तक होगा। तो सवाल यह है कि मुफ्त के चंदन घिसो मेरे नंदन, कब तक मुफ्त का चंदन हम घिसते रहेंगे। और एक कहावत यह भी है कि माल मुफ्त और दिले बेराम, जब मुफ्त का माल मिलता है तो दिल भी बेराम हो जाता है। और ऐसे में क्या माल मुफ्त का मिलना चाहिए? क्या राजनीतिक पार्टियां ये सही परंपरा चला रही हैं? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के लीडर प्रेम शुक्ला हैं, कांग्रेस की नेशनल स्पोक्स पर्सन प्रियंका चतुर्वेदी हैं, राजीव राय जी हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के, अजय उपाध्याय जी हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रेम शुक्ला जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा कि ये क्या है, क्यों हम लोग ये चाहते हैं कि फ्री में दे दो, जनता खुश हो जाएगी। इसी बात पर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का चुनाव जीता था और आप देख सकते हैं 30, 31, 29% जीडीपी का घाटा है। ऐसे में कैसे चलेगा? ये निश्चित तौर पर एक बड़ा आपने उत्तम प्रश्न पूछा। लोगों को मुफ्तखोरी की आदत नहीं लगानी चाहिए, किंतु राज्य का एक बड़ा दायित्व है, वो दायित्व है जन कल्याण। और इस देश में तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट कहती है कि 70% लोग 70 वर्षों के शासनकाल में वो 28 रुपए प्रतिदिन के नीचे कमाने वाले रह गए हैं। 28 रुपए प्रतिदिन। ऐसी स्थिति में उनका भी कल्याण करना ये सरकारों का, राज्य का दायित्व होता है। अब उनके कल्याण का धन उनके कल्याण के लिए हित में आने पाए, इसलिए उसको आप डायरेक्ट सब्सिडी ट्रांसफर कर सकते हैं। अब उसके लिए आपका अर्थतंत्र सम्यक हो, वो दिवाला नहीं पिटने पाए, इस तरह की घोषणाएं और जो आवश्यकताएं, गरीब आदमी को प्रबल बनाना आवश्यक है, सूचना संपन्न बनाना आवश्यक है, अर्थतंत्र का स्वस्थ रखना भी उतना ही आवश्यक है। तो अर्थतंत्र को स्वस्थ ना रख, सिर्फ जो है चुनाव के समय वादे कर देना और फिर उन वादों को पूरा करने की दिशा में ईमानदार प्रयत्न ना करना, या ऐसे वादे कर देना जो वादे पूरे नहीं किए जा सकते, इससे दलों को बचना चाहिए। ये दल कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का ही मैं एक उदाहरण आदरणीय अखिलेश सिंह जी कह रहे हो, पिछले वर्ष, पिछले चुनाव में उन्होंने कहा हम फ्री टैबलेट देंगे, टैबलेट किसी को नहीं मिला। उन्होंने कहा हम फ्री लैपटॉप देंगे, पहले वर्ष तो लैपटॉप बांटा, दूसरे साल एक क्लॉज आ गया कि 90% जो मेरिटोरियस छात्र होंगे उनको ही देंगे। फिर इसी तरह उन बेरोजगारों को 500 रुपए जो है प्रतिमाह भत्ता एक साल बंटा, दूसरे साल से बेरोजगारों का भत्ता बंद। तो आप जो योजनाएं कर रहे हैं, क्या उन योजनाओं को लागू करने में आपके पास सामर्थ्य? अभी आज बिजली के विषय पर सुल्तानपुर में बात की आदरणीय अखिलेश जी ने और कहा 24 के 26 घंटा होता है क्या? अरे साहब, आप 24 घंटा बिजली की जो बात कर रहे हैं, 4 वर्ष आपने बिजली कहां दिया? और आपके जो बिजली आपका जो विद्युत वितरण का जो विभाग है उसके एपी मिश्रा पिछले सप्ताह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि जो है मई और जून महीने में
बिजली की किल्लत प्रदेश में महसूस हो सकती है। अभी मई जून जो आने वाला है, इनका विद्युत विभाग कह रहा है हमारे पास उस समय जो है लोड शेडिंग खत्म करने का प्रबंध नहीं है। मुख्यमंत्री जी चुनाव में खड़े होते हैं और कहते हैं चुनावी मंच से कि हम 24 घंटा बिजली दे रहे हैं। अरे हम बिजली दे, अरे भैया आप हाईवे बनाते हैं, अब आगरा का हाईवे आता है लखनऊ की तरफ, एक पुलिया उद्घाटन की तत्काल बात बैठ जाती, साहब ये विकास है। तो इस तरह के जो मुद्दे हैं उस पर एक स्वस्थ चर्चा की भी आवश्यकता ठीक है, स्वस्थ चर्चा की आवश्यकता है, मैं एग्री करता हूं आपकी बात से। इसीलिए राजीव राय जी के पास चलता हूं। राजीव राय जी, सवाल यहां पर यह है कि कितना मुफ्त में बांटेंगे आप। जैसे मैं आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल देता हूं, गरीब महिलाओं को मुफ्त में प्रेशर कुकर दिया जाएगा, छात्रों को फ्री में स्मार्टफोन दिया जाएगा। ये तो दो छोटी छोटी बातें मैंने कही हैं, लेकिन पिछली बार आपने कहा कि 18% मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाएगा, आपने ये कहा कि फ्री में जो है लैपटॉप दिया जाएगा, आपने ये कहा कि बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। थोड़े दिन में सब बंद हो जाता है, सब बंद हो जाता है, ये सिर्फ चुनावी वादा रह जाता है। दीपक जी, बड़े गर्व से कहता हूं कि उत्तर प्रदेश ने बरसों बाद, दशकों बाद एक ऐसा मुख्यमंत्री दिया जिसने जो कहा उसे ज्यादा कर दिखाया। प्रेम शुक्ला जी बोल रहे थे, इन लोगों के खोखलेपन, जमूले, झूठ। नहीं, मुझे बताइए कि बेरोजगारी भत्ता कब तक मिला, सिर्फ इतना बता दीजिए। बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। बेरोजगारी भत्ता आपको कब तक, आपने कब तक दिया, ये बता दीजिए मुझे। मैं आपकी बात का जवाब नहीं, आपकी बात का जवाब दूंगा। जो आप मेरे से पहले बोल रहे थे उनकी बातों का जवाब नहीं होगा। आपने पूछा नहीं सवाल उनसे, आपने उनसे क्यों नहीं पूछा कि 15 लाख रुपया कहां गया, 1 करोड़ में रोजगार कहां गया। आप पूछेंगे नहीं, मुझे पूछने नहीं देंगे, ऐसा तो नहीं चलेगा। नहीं, मैं बोलता हूं, मैं अपनी बात दूंगा। जिस दीपक जी, प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी, उस समय देश के होने वाले प्रधानमंत्री जी ने देश से बोला था, चुनावी घोषणा पत्र की बात कर रहा हूं, मैं लिख कर सुना दूं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी और के प्रवक्ता को बोलने दीजिए, आप उसे सवाल न करिए, दूसरा कोई सवाल करे तब भी नहीं करने दीजिए। मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। जरूरत होती है राजीव राय जी, मैं सबसे सवाल पूछता हूं, जरूरत होती है। मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा, मैं भाग नहीं रहा हूं, मैं आपके एक एक सवाल का जवाब दूंगा, जवाब देने के लिए बैठा हूं। लेकिन जिस महानुभाव ने हमारे पर आक्षेप लगा दिया, आई विल नॉट अलाउ हिम टू गो स्कॉट फ्री। हाँ, जिस पार्टी ने आज तक देश के सामने झूठ बोला है, वादे किए हैं, उस वादे करने के बाद देश के लोगों को जुमला बता दिया है, पहली बात, उस पार्टी के नेता को कोई अधिकार नहीं उंगली उठाने के लिए। दूसरी बात, हमने न सिर्फ अपने वादे पूरे किए हैं, जो हमारे वादे मैनिफेस्टो में नहीं था मेट्रो क्या था, एक्सप्रेस क्या था, पावर हाउस क्या। सैफई को सऊदी अरेबिया समझ रहे हो? सैफई सऊदी अरेबिया नहीं है महाराज। प्रेम शुक्ला, तमीज नहीं हो ना तो किसी स्कूल में नाम लिखवा लो, बात करने की तमीज नहीं है तो आप रखो। आए बात समझ में ना, आपको मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरे पास स्कूल कॉलेज बहुत चलते हैं, यूनिवर्सिटी। बात व्यक्तिगत मत जाओ, व्यक्तिगत मत जाओ, एक दूसरे के प्रति प्रेम शुक्ला व्यक्तिगत मत जाओ, एक दूसरे के प्रति। प्रेम शुक्ला जी बोलने दीजिए, बीच में आपके नहीं बोला था मैं, आपके बीच में बोलने दीजिए राजीव राय जी को, एक बार भी नहीं बोला। मैं सिर्फ बीच में प्रश्न। दीपक जी, अरे गजब, कौन सी ट्रेनिंग लेके किस स्कूल से आए, मेरे को बोलने दीजिए ना। दीपक जी बोलिए, आप बोलिए, ऐसे में आपका ही टाइम खराब होगा। दीपक जी, जो हमने मैनिफेस्टो दिया था, मैं आपसे निवेदन करूंगा और आपको भेज दूंगा, उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि भी भेज दूंगा, किसको हमने 100% पूरा किया, किसको 99% से ऊपर पूरा किया। और जो कार्य हमारे मैनिफेस्टो में नहीं थे, उदाहरण के लिए आगरा एक्सप्रेसवे, मेट्रो, बहुत सारे मैं लिस्ट गिनाने लगूंगा ना, पावर हाउसेस, जनरेशन। आप बोल रहे हैं बिजली है ही नहीं है। जब हमें विरासत में उत्तर प्रदेश मिला था तो 26,000 करोड़ रुपया का कर्जा था और 10 सालों में बिजली के कारखानों की मरम्मत तक नहीं हुई थी। हमने 6 पावर हाउस बनवाए, आज 18 घंटे बिजली देते हैं 5 साल में। हमें 8 घंटे से 18 घंटे लाए, हमें मौका मिलेगा हम 24 घंटा दे के छोड़ेंगे। इसलिए, और जहां तक प्रेशर कुकर की बात कर रहे हैं, आप इसको देखने का तरीका अलग हो जाता है। हमारा मानना है कि आप हमारे स्कूल में घी और दूध की बात कर रहे हैं। कहा जाता है जिस देश का बचपन भूखा हो उस देश की जवानी क्या होगी। जहां गरीब बच्चों को स्कूल में इसलिए नहीं भेजते हैं क्योंकि खाने का नहीं मिलता है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे तंदुरुस्त रहे, हम चाहते हैं कि हमारी महिलाएं
रोजगार अगर नहीं है तो उनको किसी के लिए हाथ न फैलाना पड़े। ये तब तक करेंगे जब तक हम संसाधन मुहैया कराकर उनको इंडिपेंडेंट कर देते हैं। आप मिड डे मील की स्कीम पोंटी चड्ढा को भेज देते हैं सुप्रीम कोर्ट। प्रेम शुक्ला अदानी को नहीं देते, अदानी के पैरों में सर नहीं रखते हैं, अंबानी के घर में जाकर पीठ नहीं ठोकवाते हैं। मत बोलिए, आप मजाक उड़ाते हैं, आप मजाक उड़ाते हैं। और हमारे घोषणा पत्र के बाद मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में आप उसी को लागू करते हैं। हमने उत्तर प्रदेश में किया, आपने पंजाब में लागू कर दिया, पूरी जिंदगी निकल कर जाएगी। देश के प्रधानमंत्री को एक उद्योगपति के घर में पीठ थपथपाया जाता है, इससे शर्म की बात क्या होती है? आप बात करने वाले हैं 10 लाख रुपए का सूट मांगकर पहनते हैं, शर्म नहीं आती? आप बात करेंगे पोंटी चड्ढा की बात करेंगे, अदानी के घर में जाकर अदानी के घर में माथा ठेकिए, जाकर अदानी के घर में उनके परिवार में पीठ ठोकवाइए, प्रधानमंत्री जी को बोल दीजिए। मिड डे मील बेच दिया आपने, मध्य प्रदेश में कॉपी किया आपने, राजस्थान में कॉपी किया आपने, हिमाचल प्रदेश में कॉपी किया। आपको बस नकल के लिए भी अकल चाहिए, आपके पास अकल भी नहीं है, आपके पास अकल भी नहीं है। जाकर अदानी अंबानी के दरवाजे पर माथा टेकिए, मिलेगा तो 10 लाख का सूट पहनेंगे। आप बात कर रहे हैं, आप मैनिफेस्टो लेकर आइए, आप मैनिफेस्टो लेकर आइए। अच्छा, थोड़ा सबर से काम लेते हैं, थोड़ा सबर से काम लेते हैं। राजीव राय जी अपनी बात खत्म कीजिए, मैं प्रियंका जी के पास जाऊंगा। राजीव राय जी अपनी बात खत्म कीजिए। प्रियंका जी, अगर आपके मैनिफेस्टो की बात की जाए तो आप और समाजवादी पार्टी अब एक साथ लड़ रहे हैं, लेकिन अगर कांग्रेस के पंजाब के घोषणा पत्र की बात करी जाए तो पंजाब में कांग्रेस ने कई सारे फ्रीबीज के वादे किए हैं कि मुफ्त में बिजली पानी देंगे, ऐसे कई सारे वादे हैं। क्या आपको लगता है कि एक ऐसा राज्य जिसके पास 30% जीडीपी का कर्जा हो वो ये अफोर्ड कर सकता है? पैसे कहां से आएंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता की बात सुन रही थी और बहुत ही आश्चर्य हुआ जब वो कहते हैं कि सिर्फ मुफ्त की देने की बात करते हैं। मैं पंजाब का इनका मैनिफेस्टो पढ़ रही थी, जो कांग्रेस के वादे हैं पंजाब की जनता को वही हूबहू कॉपी कर भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आप आटे दाल की बात कर रहे थे, वो भारतीय जनता पार्टी का भी है। आप फ्री मुफ्त में मेडिकल हेल्थ सेवा की बात कर रहे थे, वो उनके एजेंडा में भी है। तो जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये सब आकर बोलते हैं ना, उनके मुंह से ये बातें नहीं सुहाती हैं। ये वो पार्टी है 2014 में जिसने 15 लाख सबके अकाउंट में पैसे देने की बात की थी। ये वो पार्टी है जिसने कहा था हम महंगाई से लड़ेंगे। ये वो पार्टी है जिसने महिलाओं की सशक्तिकरण की बात की थी। ये वो पार्टी है जिसने कहा था पेट्रोल के दाम गिरेंगे। आज पेट्रोल के दाम आधे से ज्यादा है पूरी दुनिया में, फिर भी हम 100 रुपए से ज्यादा पेट्रोल का दाम देते हैं। ये तो इस पार्टी की सच्चाई है। तो जब ये मुफ्त की बात करते हैं, मुफ्त का लोगों को देने की बात करते हैं, उस पर सवाल उठ खड़े होते हैं, तो जरा अपने मैनिफेस्टो पे ध्यान दें। और बात रही मैनिफेस्टो में क्या क्या वादे होते हैं, ये मुफ्तखोरी के वादे नहीं हैं, ये उन परिवारों के लिए हैं जो गरीबी से जूझ रहे हैं। अगर आज उनके हाथ में स्मार्टफोन या लैपटॉप आ जाएगा तो क्या उनकी नौकरियों का चांस ज्यादा नहीं हो जाएंगे? आज अगर हम रोड बनाएंगे तो उससे रोजगार नहीं शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके की बातचीत करना कि सिर्फ जो मुफ्त की बातें हैं, मुफ्त की क्या बातें हैं, हम तो टारगेटेड इंसेंटिव्स की बात कर रहे हैं। जहां जहां हमें लगता है कि डेवलपमेंट नहीं हुआ है वहां डेवलपमेंट पहुंचाने की बात है, और आप उसको मुफ्तखोरी बताते हैं। बहुत दुख होता है जब भारतीय जनता पार्टी जो सिर्फ सूट बूट की सरकार बनकर रह गई है वो इन चीजों में सवाल उठ खड़े करती है कि जो लोग वंचित रहे हैं उनके डेवलपमेंट एजेंडा से, अगर हमने उन पर ध्यान दे दिया तो उनको तकलीफ होने लगती है। चलिए ठीक है, ठीक है। मेरे साथ अकाली दल के नेता नरेश गुजराल जी जुड़ गए हैं। नरेश जी, किसानों को मुफ्त ट्यूबवेल और सिंचाई के लिए रोज 10 घंटे बिजली, विधवा बुजुर्ग और दिव्यांग को 2000 रुपए महीना पेंशन, ये तो मैं मान सकता हूं। हर महीने 50 रुपए में 5 किलो चीनी और 50 रुपए में 2 किलो घी। क्या आपको नहीं लगता कि मुफ्त में ये चीजें देने से या सब्सिडाइज करके ये देने से राज्य के खजाने पर भार नहीं पड़ेगा? जरूर पड़ेगा, लेकिन ये किसको दिया जा रहा है? ये उन लोगों को दिया जा रहा है जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, जिनको जरूरत है। हम पंजाब में आज भी 34% जो हमारी पॉपुलेशन है वो दलित है। जिन बेचारों को जरूरत है, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, अगर उनको कोई ऐसी सब्सिडाइज चीज दी जाती है
तो इससे कठिनाई क्या है अमीर लोगों को? नहीं, कठिनाई नहीं, सवाल ये है कि एक ऐसा राज्य, बावजूद उनको गरीबी रेखा से नीचे रखने वाली पार्टी आज बात करती है, क्या वहाँ पर ये करना ठीक है? मुझे वो वंचित रहे हैं विकास से, आपकी सरकार रही है, आप उनका कुछ कर नहीं पाए और आज उसको आप अगर जस्टिफाई करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल किस हिसाब से बात करते हैं पंजाब के डेवलपमेंट की, पंजाब के विकास की, जब इन्होंने उनको विकास से वंचित रखा है? कितनी मैं कहती हूँ आज आकर टेलीविजन चैनल पे कितनी गंभीरता से और कितनी घमंड से कहते हैं कि 40% से ज्यादा दलित है। 36% बोला मैंने, 1 मिनट नरेश गुजराल जी की बात सुन लीजिए फिर आप बोलिएगा। नरेश जी, मैंने बता रहा हूँ जितनी देर इन लोगों ने राज किया 8-8, 9-9 घंटे का बिजली का कट लगता था। आज पंजाब एक ही राज्य है जहां सरप्लस पावर है, हर घर में बिजली है, हर गांव में बिजली है, हर गांव के हर घर में बिजली है। आज हमारा रोड नेटवर्क देखिए, सारे हिंदुस्तान में सबसे बेहतरीन रोड नेटवर्क पंजाब में है। 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिए हैं। आप किसी शहर में चले जाइए, आपको सीवेज और पानी की सुविधा हमने दी है। ये लोग बात करते हैं, ये तो राजशाही तरीके से राज कर रहे थे। गरीबों को उनको कोई फिक्र ही नहीं थी। हमने हर गरीब को आटा दाल की स्कीम हम लाए। आज 50 लाख परिवारों को पंजाब में सब्सिडाइज आटा और दाल दिया जा रहा है। इनके यहाँ स्कूल थे, उसमें टीचर नहीं थे, पुलिस स्टेशन थे, उसमें पुलिस नहीं थी। अरे उनको अस्पताल थे, उसमें डॉक्टर नहीं थे। क्यों उनको विकास से वंचित रखा? आज किस मुंह से आप आकर कहते हैं 40% से लोग गरीबी रेखा से नीचे है? वो अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं, अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं। आज 22,000 का प्लान एक्सपेंडिचर है पंजाब का। आप कैसे बात कर सकते हैं पंजाब की? नहीं, एक बात नरेश गुजराल जी इसमें बड़ी साफ है कि आप लोगों ने 20 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया है। इतने रोजगार आखिरकार क्रिएट कैसे होंगे? जो वायदे किए वो पूरे किए आज तक। लोगों को विश्वास है। पंजाब में सिर्फ 2 तकलीफ दी, ड्रग्स की तकलीफ बढ़ाई और उनकी रोजगार, किसी युवा को रोजगार आज नहीं है, ना ही कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज बनाई होंगी, क्योंकि अपने खुद के जेब भरने में पूरा शिरोमणि अकाली दल व्यस्त रहा है। 9 यूनिवर्सिटीज पंजाब में बनी है पिछले 10 साल में। जवाब दीजिए प्रियंका जी, युवाओं की नौकरी कहाँ है? आज हमारे युवा ड्रग्स से जूझ रहे हैं, उसका जवाब दीजिए। आप कहते हैं 40% से ज्यादा दलित आज गरीबी रेखा से नीचे है और आप उनको सब्सिडी देंगे। कहाँ था आपका विकास? क्यों उनको वंचित रखा गया? क्यों कुछ लोगों का विकास करते हैं? क्योंकि अपनी जेब भरने में आप इतने व्यस्त थे कि आज उन गरीबों की आपने ध्यान नहीं दिया है। हमला किया है और तो और इन्होंने हरमंदर साहब पे भी हमला किया है और ये बातें करते हैं। पंजाब पे किसने हमला किया है? आज पंजाब की जनता को विकास से किसने दूर रखा है? आज पंजाब की जनता जानती है, बेहाल है आपकी सरकार से। प्रियंका जी 1 मिनट, प्रियंका जी, नरेश जी 1 मिनट। अजय जी, आपको क्या लगता है ये क्या फ्री बीज देना उचित है इस तरीके से, या आपको ये लगता है कि ये जो फ्री बीज है ये लोक लुभावन तो होते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में किसी भी सरकार के लिए, किसी भी देश के लिए, किसी भी राज्य के लिए ठीक नहीं होते? बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, लोक लुभावन स्कीम्स लाना कोई खराब बात नहीं है। गरीब जनता के उद्धार के लिए अगर कोई भी एक्शन प्रोग्राम आता है तो हम उसका स्वागत करते हैं, उसमें कहीं भी कोई सवालिया निशान नहीं उठता है। बात यह है कि ठीक चुनाव के पहले आखिर इतनी ज्यादा सोच गरीब जनता के बारे में क्यों जागती है, पूरे 5 साल क्यों नहीं जागती है, ये एक बड़ा सवाल है जिस सवाल का जवाब राजनीतिक दलों को देना चाहिए चुनाव के पहले। अब आज हम देखेंगे 30 दिन तक चुनाव प्रचार चलेंगे, तब तक ये सारी चीजें चलेंगी। पहले साल में इन पर विवाद खड़ा हो जाएगा और दूसरे साल के बाद आप देखेंगे कि ये जितनी भी घोषणाएं थी आधी अधूरी रह गई। तो बिना सोचे समझे, बिना अपने संसाधनों का ठीक से आकलन किए हुए जब भी कोई योजना घोषित होगी तो प्रदेश सरकार हमेशा संकट में फंसती है और बीच में जब वो संकट में फंसती है तो उसका नतीजा ये होता है कि समाज का कोई भी वर्ग उसका फायदा नहीं पाता है। आखिर आजादी के 70 साल गुजर गए, अभी भी हम बिजली, पानी, सड़क की बात करते हैं। ये हम सबके लिए शर्मिंदगी की बात है। बिजली 24 घंटे है कि बिजली 18 घंटे है कि बिजली 12 घंटे, आखिर जादू क्या है? ऐसा क्यों होता है कि हम 6 घंटे के लिए बराबर ऐसी योजना बनाते हैं कि वो 6 घंटा ही बाकी रहता है?
और फिर उसी पे चुनाव लड़े जाते हैं। 24 घंटे में बिजली क्यों नहीं दे सकते हैं? ये एक सवाल है जिसका जवाब होना चाहिए। अगर ये बेसिक चीजें हो जाएं, इसी में सब लोग एंगेज भी रहेंगे, उनको रोजगार भी मिलेगा, सारी चीजें भी मिलेंगी, और ये जो फ्री बीज है उससे हम बाहर निकल के आएंगे। तो वाकई सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि फ्री बीज देना, खासकर गरीब तबकों को देना, हम उसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन सबका साथ और सबका एक साथ विकास क्यों नहीं हो सकता, जो बीजेपी का एक बहुत बड़ा नारा है। लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि आखिर चुनाव के वक्त ही हमको गरीब जनता की क्यों याद आती है। हमारे साथ जंगवीर शेरगिल साहब जुड़ गए हैं, उनसे भी हम जंगवीर सिंह साहब जुड़ गए हैं जो कि अकाली दल के नेता हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। ब्रेक। तो बड़ा आश्चर्य लगता है कभी कभी कि लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं है, रोटी नहीं है, सब्जी नहीं है, दाल नहीं है, बाकी कई सारी चीजें जो दैनिक उपभोग की होती है वो नहीं है। लेकिन हम इलेक्शन मैनिफेस्टो में बात करते हैं कि आपको सस्ता घी पिलाएंगे। आखिर सवाल है ऐसा क्यों? सिंह साहब के पास चलूंगा जो कि नेता है अकाली दल के। सिंह साहब, आपसे एक बात जानना चाहता हूं। आपने सब कुछ कर दिया, सब कुछ कह दिया, सब वादे कर दिए, लेकिन आप नशाखोरी के मुद्दे पर बिल्कुल साइलेंट है। आप अपने घोषणा पत्र में साइलेंट है, आप अपने चुनावी वादों में साइलेंट है। क्या आपको लगता है कि पंजाब में नशाखोरी है ही नहीं? दीपक जी नमस्कार। मुझे लगता है आपके रिपोर्टर्स ने आपको ठीक तरह ब्रीफ नहीं करा। हम इस ड्रग्स के मामले में भी हमने घोषणा पत्र में जरूर लिखा है, और हमने एक नहीं दो चीजें लिखी हैं। हम ये ड्रग्स का हम समझते हैं कि जो ड्रग्स है पंजाब में वो दिल्ली से या हरियाणा हिमाचल से कम है, गोवा से कम है, पर फिर भी वो सरकारें अगर कोई काम नहीं करती इसका मतलब ये नहीं है कि हम नहीं करेंगे। हमने घोषणा पत्र में लिखा है कि हम सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस बनाएंगे बॉर्डर के बाद, जो कि बॉर्डर से जो भी कोई ड्रग्स आती है उसको रोका जा सके। सिर्फ वही नहीं, रिहैबिलिटेशन का भी कोई ड्रग एडिक्ट है उसको रिहैबिलिटेट किया जाएगा, और सिर्फ रिहैबिलिटेट नहीं किया जाएगा, उसको नई जिंदगी कामयाब बनाने के लिए उसको इंसेंटिवाइज किया जाएगा, उसको या उसकी फैमिली को पैसे दिए जाएंगे सो दैट वो नई लाइफ शुरुआत कर सके। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हमने घोषणा पत्र में हमने सारे इशू नहीं लिए। ये एक होलिस्टिक घोषणा पत्र है, ये इलेक्शन मैनिफेस्टो में सारे इशू लिए गए हैं। और मैं तो ज्यादा आपकी बहस में पहले सुना नहीं है, पर जो मुझे सुन रहा था लास्ट में कहीं सुन रहा था कि अपना ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं, तो गरीब को साथ लेके ना चले। कौन सा देश है जी? आपने तो हर कंट्री में ट्रैवल किया होगा, वहां तो सीधा कैश देते हैं, डोज देते हैं। हम तो अपना आटा दाल दे रहे हैं, या अब हम कह रहे हैं चीनी देंगे। तो इसके अलावा सिर्फ हम ये नहीं कर रहे, साथ के साथ हम 10 लाख लोगों को स्किल करने की बात कर रहे हैं, और सिर्फ वहां नहीं छोड़ रहे। 10 लाख लोगों को स्किल करने के बाद उनमें से 6 महीने की ट्रेनिंग फ्री दी जाएगी, और उनमें से जो भी काम करना चाहेगा उसको एंटरप्रेन्योर बनने के लिए हम 10 लाख रुपए का उसको लोन फैसिलिटेट करेंगे, वो भी इंटरेस्ट फ्री, वो भी वो 10 साल के बाद 10 साल के अंदर दे सकता है। तो आप हमारा सारा मैनिफेस्टो को देखिए, हमारा एक क्रेडिबल मैनिफेस्टो है, और हमारी एक क्रेडिबिलिटी है, सरदार प्रकाश सिंह बादल की क्रेडिबिलिटी है। कंट्री के सबसे सीनियर पॉलिटिशियन है, जो उन्होंने आज तक कहा है उन्होंने किया है। और मैं आपको अभी भी बता सकता हूं, जो अब हमने करा है, हम 5 साल बाद भी बात करेंगे तो आपको पता लगेगा हम सारी चीजें हमने की होंगी। प्रियंका जी, आपको लगता है कि जो कमिटमेंट है इनका ड्रग्स को लेकर, आप उस पर बिलीव कर सकती हैं? आज कह रहे हैं कि हमने होलिस्टिक मैनिफेस्टो बनाया है। ये वही शिरोमणि अकाली दल है जिनके नेताओं ने इसका नशाखोरी का कारोबार बनाए रखा है। कुछ तो जेल की हवा भी खाकर आए हैं। आज कहते हैं कि हम ड्रग्स की दिक्कतों से जूझेंगे। क्या कर रहे थे इतने सालों से? इतने सालों से आप क्या कर रहे थे? मैं यही कहूंगा कि इलेक्शन मैनिफेस्टो पर बात कीजिए। पंजाब की जनता को विकास से वंचित रखने के बाद लोग आपको सुन रहे हैं, आप इलेक्शन मैनिफेस्टो की बात कीजिए, आप ये लोगों को विफल करने की बात मत कीजिए। किस मुंह से आप ये वादा कर रहे हैं? अरे मैनिफेस्टो की तो तब बात करेंगे ना, अगर आपने पिछले मैनिफेस्टो को कुछ काम किया होगा, उसके ऊपर कुछ काम नहीं किया।
प्रियंका एक मिनट कुछ भी बोले जा रही है, पंजाब इनको समझ नहीं। उनको आपकी बात का काउंटर करना है। प्रियंका आपकी बात नहीं, सिंह साहब तो पंजाब के बारे में भी नहीं कुछ पता। लोग सुनते कहाँ ये हैं? हमें क्या बताएंगे? आज अपना इनको तो मैनिफेस्टो पता ही बना नहीं। देते हैं, अपने हाँ, मैं मैनिफेस्टो बताता हूँ, बनाकर आप मुझे लोगों को बोलने कुछ भी दीजिए। बेच देते हैं। अरे हमें तो कुछ नहीं पता, हाँ, हमें ये जरूर हमने पता दिया है कि वहाँ पहले। पे जो युवा आपने है कुछ वो नहीं दिया। बेरोजगारी से हमने दिया दुखी है। हैं। हम हमें अपने- ये हम पता अपनी है शक्ति पर कि कह रहे हैं। किसान जो है वहाँ के, वहाँ पे यार, शिरोमणि आप- अकाली दल से दुखी आपको है। क्या पता है? और जो आप युवाओं वहाँ को रहती हैं, नशा पंजाब मुक्ति में की रहती हैं। नशा आपको की पता बात क्या है? करते हैं, ये उसका आपको पता कारोबार क्या है? आपने किया है, ये भी सबको आप पता अपना है। कोई हमें पता लॉजिक है की बात कि करनी है। आपने अपने जेब भरे मैनिफेस्टो हैं, के ऊपर आपने बहस अपने की जेब प्रियंका जी, भरने का प्रियंका जी, एक कारोबार मिनट, किया एक है। मिनट, उनका और काउंटर भी भारतीय तो सुन जनता लीजिए। पार्टी ने उनका आपका काउंटर सुन पूरा लीजिए। बहस प्रियंका क्यों जी, नहीं आपने कर अपनी सकते बात आप? कही। सिंह साहब, लगता है सिंह साहब तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं अपने पीसीआर को बोलूंगा कि नहीं पहुंच रही है जी, पहुंच रही है। जी बताइए। बताइए बताइए। देखो जी, मैं तो यही कहना चाहूंगा, इनके पास मैनिफेस्टो पे बहस करने के लिए कुछ नहीं है, ये सिर्फ रिटोरिक कर रही है। मैं आपको इनके मैनिफेस्टो के बारे में बता दूंगा, इनको शायद पता नहीं होगा, क्योंकि ये कहीं जहां भी ये रहते हैं, इनको लगता है पंजाब के बारे में कुछ पता नहीं। मैं तो यही कहूंगा, इनके मैनिफेस्टो में इन्होंने जर्नलिस्ट को एक दिया था पेपर कि हमने ये कर लिया। उसमें लिखा था कि फार्म लोन्स हम वेव कर देंगे, क्लियरली अंदर स्टार में 18वें पेज में लिखा था कि हम कोशिश करेंगे, विगरसली परस्यू करेंगे कि फार्म लोन्स वेव किए जाए। और मैं से पूछना आप चाहूंगा, बिल्कुल करेंगे। ये हमारी क्रेडिबिलिटी की बात इसमें कर रहे गलत क्या कह रहे हैं? ये बात इसमें हमारी अरे गलत क्रेडिबिलिटी तो की बात आप कर रहे कह हैं, रहे फिर हैं, आपने जब आप लिखा क्यों नशा नहीं? मुक्ति की बात लिखने करते से हैं। डर क्यों आप हमसे गए? सवाल उठाते लिखने से हैं। डर क्यों आप गए? सवाल हमसे लिखने से उठाते डर हैं क्यों कि गए हम हो? क्या कर रहे हैं? लिखने से डर आपने क्यों गए हो? इतने सालों में क्या लिखने कर से दिया? डर क्यों गए अरे हो? मैं लोगों को पंजाब के बेवकूफ बाहर क्यों बना रहती रहे हो? होंगी, पर देश से जुड़ी हूँ, आटा पंजाब दाल से किसने जुड़ी शुरू हूँ, करा पंजाब के है? अखबारों से फार्मर्स को लेकर फ्री फैसिलिटी पंजाब के किसने दी युवाओं है? के दुख को हम समझते हैं। ओल्ड एज पेंशन पंजाब में किसने लगाई है? सरदार प्रकाश सिंह बादल ने लगाई है। भारतीय जनता पार्टी और उसके अभी तक चल रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के बारे में तो ये बता दो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये जो सारी वेलफेयर स्कीम थी, जब ये चीफ मिनिस्टर बने, ये हटा दी थी, फ्री पावर फैसिलिटी वापस ले ली थी। तो इनकी तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, तभी ये ऐसी बातें कर रहे हैं। हमारी क्रेडिबिलिटी है, हमने जो कहा है हमने करा है। आप किस मुंह से क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं? आज तो ये हालत है आपकी। हाँ जी, पंजाब में हाँ कहीं जी। जाते हैं, वहां पे जूते चप्पल पड़ने लगते हैं, गाड़ियों से निकलने नहीं देते हैं आपको। आप क्या किस मुंह से बात करेंगे? आप ना, आप कोई मिस्टीवियस, आप वही बात है ना, आपके मुख्यमंत्री कोई से लेकर उप मुख्यमंत्री से 91 लेकर आपके मजीठिया से लेकर आप 91 किसी एक का नाम बताएं आपको शर्म आनी चाहिए। जनता आप प्यार से spokesman बुलाती हैं, हो या आपको देखती हो शर्म उनको। आनी चाहिए। कोई 91 ईयर्स ओल्ड सीनियर मोस्ट नेता है, उसके अगेंस्ट कोई मिस्टीवियस हुई है, उसको आपको कंडेम करना चाहिए अगर आप मैच्योर स्पोक्समैन हैं। पर आप उसको भी उन मिस्टीवियस लोगों के साथ मिल रहे हैं, ये तो आपकी भावना है। कंडेम करने की ये बात तो नहीं आपकी है। आज maturity जब है। आपने पंजाब की कोई जनता लॉजिक आपसे की बात इतनी करी अभी सख्त है, तक? इतनी आपने सख्त है मैनिफेस्टो की बात उनके करी अभी पास- तक? ठीक उनके है, आप पास- ये बताइए। ठीक है, आगे कोई आगे समझ आगे नहीं आगे है। चलते हैं, आगे चलते हैं। मेरे पास प्रेम शुक्ला जी के लिए भी सवाल है, अजय जी के लिए। अजय जी, चलो। आपको नहीं लगता कि मैनिफेस्टो बहकाने का सामान बन गए? क्या आपको लगता है कि बहकाया जाता है इसके जरिए लोगों को? बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि मैनिफेस्टो का गवर्नेंस से कोई रिश्ता नहीं रह गया है। वाकई आपको लगता है? मैनिफेस्टो बनाना एक काम है और गवर्नेंस में जब उसको लागू करने की स्थिति आती है तो दूसरी स्थिति बनती है। तो ये देखा जाए कि मैनिफेस्टो को लागू करना क्या बाध्यता है या नहीं है, और अगर प्रायोरिटीज फिक्स होनी है तो कहीं ना कहीं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में ये भी शामिल होना चाहिए कि मैनिफेस्टोज में जो मेन प्रोमिसेस हैं वो राइट फ्रॉम द डे वन इंप्लीमेंट किए जाएंगे और उसमें कोई बैक ट्रैक नहीं करेगा, जिससे कि इसको 5 साल तक मॉनिटर कर सकें लोग। और क्योंकि प्रजातंत्र यानी डेली प्लेबिसाइट यानी दैनिक जनमत संग्रह, रोज देश की जनता देश की सरकार के कामकाज का आकलन करती है और अपना दिमाग बनाती है और 5 साल तक ये काम करती है, जिसके बाद वो वोट देने जाती है। तो अगर ठीक से इन प्रोग्राम्स को पहले दिन से इंप्लीमेंट किया जाए और 5 साल उसकी मॉनिटरिंग हो तो मेरे ख्याल से 5 साल के बाद जनता के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। उनके पास एक साफ आंकड़ा होगा कि साहब इन्होंने ये कहा था 5 साल पहले, आज ये खड़े हैं और इसके आधार पे हमें इन्हें वोट देना है, तो हम इसमें जात पात धर्म बाकी चीजों से भी बचेंगे।
यानी एक ट्रू सेकुलर डेमोक्रेसी का जो कैरेक्टर होता है उसको हम बचा के रख पाएंगे। तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि जो जिस तरह की बात कर रहा है उसका हिसाब किताब पहले दिन से बनाना शुरू करें और 5 साल के बाद लोग उसका हिसाब किताब पूछ सकते। बिल्कुल 5 साल का हिसाब किताब हो। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, आपके ऊपर भी कई सारे आरोप लगे मैनिफेस्टो का वादा पूरे ना करने के। भले से वो बातें मैनिफेस्टो में हो या नहीं हो, लेकिन आपके इलेक्शन प्रोमिसेस तो थे। जैसे 15 लाख रुपए देने का वादा, वो आपका एक इलेक्शन प्रॉमिस था। जैसे अच्छे दिन आने का वादा, ठीक है, मैं मान सकता हूं कि एक सब्जेक्टिव चीज है अच्छे दिन आना। 1 करोड़ रोजगार देने का वादा, हाँ, 1 करोड़ रोजगार देने का वादा, ये भी अपने आप में एक वादा है। 12 करोड़, 12 करोड़। मैं आपको एक चीज बताऊं, नरसिम्हा राव के जमाने में फरीदाबाद में कांग्रेस की बैठक थी, उसके बाद वहीं पे ये करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात शुरू हुई और 1996 के चुनाव में आप इनसे सवाल कांग्रेस कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों ने अपने मैनिफेस्टो में 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की और तब से ये सिलसिला चल रहा है। 1990 से करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात है और भारत की दोनों प्रमुख पार्टियां इसके लिए प्रतिबद्ध हैं अपने मैनिफेस्टो में। तो कोई किसी पे आरोप लगाए, ये ठीक नहीं है। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, दो वादों की बात कर रहा हूं, 15 लाख रुपए देने का और अच्छे दिन आने का। आवश्यक है। इस देश की जो श्रम शक्ति है, निश्चित 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 श्रम शक्ति का सर्वोच्च सदुपयोग इस राष्ट्र के हित में लगाना, ये सिर्फ चुनावी वादा नहीं, एक राष्ट्र की विकास की भी थोड़ी। और भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का स्पष्ट कहना है कि सबसे पहले राष्ट्र, फिर पार्टी, उसके बाद व्यक्ति। तो पार्टी को राष्ट्र के विकास के प्रति उसका उत्तरदायी होना सबसे बड़ा जो है कर्तव्य है। और घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने यथासंभव प्रयासों को पूरा किया, नामकरण शत प्रसिद्ध किया। लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने घोषणा सिर्फ घोषणा के लिए की, उसके आगे उस पर सोचा तक नहीं, और एक राज्य विशेष के चुनाव में पंजाब को जिस तरह से बदनाम किया जा रहा है, मैं बहुत आहत हूं इस बात को लेकर। पंजाब में नशाखोरी एक समस्या है, लेकिन ये शौर्य वाले, इस देश को जिसने पेट भरा, कृषि वाले, इस देश को जिसने औद्योगिक जगत में बढ़त दी, जिसने जो है हमारी रक्षा की, उसको नशाखोर कहना, पहले आतंकवादी सिद्ध करना, उसकी अस्मिता पर प्रहार करना, वहां रक्त बहाना लगातार मासूमों का, उसके बाद उसको नशाखोर कहना और उसको बारंबार बदनाम करना, ये ठीक नहीं है। एक मुख्यमंत्री है प्रकाश सिंह बादल जी, प्रियंका जी का मैं बड़ा आदर करता हूं, हमारी मुंबई वाली है, लेकिन उस बुजुर्ग व्यक्ति पर कोई चप्पल फेंक दे, इस पर प्रसन्न हो जाना। भाई, आप हो सकता है उससे असहमत हो, लेकिन उस पर अगर कोई चप्पल फेंक देगा एक बुजुर्ग पर, तो आप प्रसन्न हो जाएंगे। ये राजनीति में ये स्थितियां जो हैं, ये बड़ी अच्छी नहीं है। तो कृपया इस पर प्रसन्न ना होइए। ठीक है, मैं राजीव राजी के पास चलता हूँ। राय साहब, एक मिनट। प्रियंका जी, राजीव बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं। राय साहब, आपने जो वादे किए हैं उसमें गरीबों को चावल और गेहूं मुफ्त दिया जाएगा। क्यों मुफ्त? क्यों? सब्सिडाइज कर सकते थे आप, कम कीमत पे कर सकते थे, मुफ्त क्यों? दीपक जी, मैं 2 बातें कहना चाहता हूं बड़ी विनम्रता से, और उम्मीद करता हूं कि फिर व्यवधान नहीं पैदा किया जाएगा कि असली बात ना कह पाऊं। मैं आदरणीय प्रेम शुक्ला जी को आमंत्रित करता हूं, मुझे नहीं पता है उत्तर प्रदेश में कोई इनका रिश्तेदार जाने वाला है या नहीं है, आमंत्रित करता हूं दिल्ली से चले उस सड़क पर, और मेरा गांव उत्तर प्रदेश बिहार का बॉर्डर पर है, आखिरी गांव है। कहीं अगर रोड पर झटका लग जाए तो वापस चले जाइएगा, अपने रिश्तेदारों को फोन कर पूछ लीजिएगा 5 साल पहले अगर गांव में कोई बीमार पड़ जाता था तो उसकी क्या हालत होती थी, और आज प्रदेश में कहीं भी हो 20 मिनट के अंदर एम्बुलेंस पहुंच जाती है। देश का पहला प्रदेश है जहां गरीबों को अगर लाखों रुपया भी इलाज करा कर विदेश में भेजना पड़ता है तो सरकार करती है। पहली बात। दूसरी बात, जिस तरह से आपने छोटी छोटी बातों को उठाया, खूब प्रेशर कुकर का ले लीजिए। प्रेशर कुकर में भी किसी के लिए फ्री बीज हो सकता है। हमारी सोच इसके पीछे कुछ अलग है। हमारी सोच ये कि गरीब महिलाएं जो ईंधन का ग्रामीण ईंधन का इस्तेमाल करती है, उससे जो पॉल्यूशन फैलता है, उसको स्वास्थ्य पे जो असर पड़ता है, जो उससे टाइम खराब होता है, उससे बचत होगा। हमने बोला घी देंगे और दूध देंगे। मैंने आपको पहले चरण में बोला था जिस देश का बचपन भूखा हो उस देश की जवानी क्या होगी। हमारी सोच उसके पीछे ये है। हमने जैसे मुरादाबाद है, भदोही है, जो ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट वाली जगह है, वहां हम स्किल डेवलपमेंट शुरू कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं।
प्रदेश में 5 सालों में 5 मेडिकल कॉलेज खोले मुझे गए, जवाब एम्स देना के लिए है। हमने जगह दी, मेट्रो हमने चलाई, 5 पावर हाउस खोले गए। मतलब विकास के तमाम मुद्दे हो गए हैं। छोटी छोटी आप देखिए, अपराधी मां के पेट से तो पैदा नहीं होता है, अपराधी मां के पेट से पैदा नहीं होता है। अगर उसको भोजन नहीं मिलेगा और नौकरी के आवेदन के पास पैसे नहीं हो तो अपराध किया जाएगा। तो बैलेंस करके दिस इज ए प्रिवेंटिव मेजर, प्रिवेंटिव मेजर। को सुप्रीम कोर्ट को डांटना पड़ रहा है, इतने अच्छे आप काम करते हैं। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो दंगा फैलाने वाले संगीत सोम की तारीफ करी है। आप बोलने लायक है कि अफगान का सीडी अगर दंगा आप कराते हो, जेड प्लस की आप देते हो, अरे जापान देख लेते मध्य प्रदेश में, जापान देख लेते, दिल्ली देख लेते, एनसीआरबी का रिकॉर्ड देख लेते। आप बोलने लायक हो, आप बोलने लायक हो। मैं गिना दूं आपको, गिना दूं, 15 सत्रों के लिए काफी है। अच्छा, एक मिनट, बहस को आगे ले जाता हूं, बहस को आगे ले जाता हूं। अरे ये वादे जो होते हैं फ्री बीज वाले या लोक लुभावन वादे, इनको पॉलिटिकल पार्टी पूरा भी करती है। देखिए, वही सवाल है जो पिछली बार भी मैं बात कह रहा था कि जब संसाधन का आकलन करके ठीक ढंग से इन स्कीम्स को चलाया जाएगा तो इन स्कीम्स को चलाया जाना एक स्वागत योग्य कदम। लेकिन पहले ही वादा करना और बाद में संसाधन की बात करना कि अब इसके लिए हम संसाधन जुटाएंगे, तो ये एक ऐसी मानसिकता का परिचायक है जिसमें ऐसा लगता है कि पहले कह दिया, बाद में उसकी तरतीब ढूंढ रहे हैं। तो ये जो पहले कहना और फिर उसकी योजना बनाना, मुझे लगता है कि योजना पहले बननी चाहिए और बाद में उसकी घोषणा होनी चाहिए। और आपको लगता है ये सब चुनावी घोषणाएं जल्दबाजी में होती हैं या एक प्रेशर होता है कि चुनाव हमको फेस करना है इसलिए हम कर लेते हैं? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस ढंग से मैनिफेस्टो लिखे जाते हैं, एक बार एक पार्टी के अध्यक्ष के घर में चुनाव के पहले घोषणा पत्र की खोज हुई और घोषणा पत्र मिला तक नहीं। मैं इसका गवाह हूं। बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, ये भी हमने देखा है। ये घोषणा पत्र कितने लोग पढ़ते हैं, कितने नहीं पढ़ते हैं, ये एक चीज है। इसमें से बचती केवल वही है जो बड़ी लोक लुभावन घोषणाएं होती हैं जिनको जनता याद रखती है, और जब बाद में वो इसका हिसाब पूछती है और पूरा नहीं पाती है तो उसको लगता है कि शायद ये पूरा का पूरा मैनिफेस्टो ही ऐसा बना हुआ था। तो ये जो 2-4 चंद बड़ी योजनाओं के सहारे ये मैनिफेस्टो पार्टियों को वैतरणी पार कराते हैं और बाकी सब जस का तस ऐसा ही लिखा रहता है। मैंने भी आपको एक उदाहरण दिया 1 करोड़ रोजगार का, ये सन 93-94 से चल रहा है और पार्टी के मैनिफेस्टो में हर साल हर इलेक्शन में लिखा जाता है, और आज फिर भी उस पर बहस होती है कि साहब 1 करोड़ रोजगार आप कहां से पैदा करें। ठीक है प्रियंका जी, आपको नहीं लगता कि ये सब कुछ जो मैनिफेस्टो में होता है या तो इस जल्दबाजी में होता है कि चुनाव हम किस तरीके से जीत लें, या ये होता है कि हम कितने लोक लुभावन वादे दे सकते हैं जनता को? नहीं, देखिए, 2 चीजें मैं कहूंगी और पहले मैं प्रेम शुक्ला जी की बात कहना चाहूंगी। आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का शायद मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा है पंजाब का, और नशा मुक्ति को लेकर उनका क्या वादा है पंजाब की जनता का, शायद इन्होंने पढ़ा नहीं होगा, इस हिसाब से वो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। दिक्कत तो ये है ये लोग पढ़कर आते नहीं है, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट करते हैं। दूसरी चीज, उन्होंने कहा कि मुझे क्या भाषा का चयन करना चाहिए। मैं कड़ी से कड़ी निंदा करती हूँ जूते चप्पल चलने की, पर ये जो रिपोर्ट कार्ड मिलती है जब आप कैंपेनिंग करने जाते हैं और आपको गाड़ी से भी निकलने का लोग टाइम नहीं देते हैं या सुनने नहीं आते हैं, तो उसी से स्पष्ट हो जाता है कि आपने सरकार किस तरीके से चलाई। और रही उत्तर प्रदेश की बात, मैं कहूंगी एक युवा के हाथ में लैपटॉप और स्मार्टफोन ज्यादा ठीक है। एक मिनट, जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य जी आज बात कर रहे हैं राम मंदिर की, हथौड़ी और पत्थर से तो बेहतर ही है कि उनके हाथ में स्मार्टफोन हो और डिजिटल चीजें हो जो जैसे आगे जाकर उनको नौकरियां मिल सके। चलिए ठीक है, मुझे यही रोकना पड़ेगा प्रियंका जी, अफसोस मेरे पास वक्त इतना ही है, लेकिन एक बात तय है
क्या ये वादे जो किए जाते हैं उनमें से कितने प्रतिशत पूरे होते हैं, कितना परसेंटेज ऐसा होता है कि जो वादे किए जा रहे हैं घोषणा पत्र में वो पूरे होंगे। हमें लगता है कि समाज में इतनी जागरूकता होनी चाहिए कि गंभीरता से इन चुनावी वादों के बारे में सोच सके और बाकायदा उसे कसौटी पर खरा उतार सके। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।